Hi guys, we'll be starting with lesson 4, the legal status of registered companies. Now, let's see. First is we'll be seeing the types of companies given here. सबसे पहले company, I think तुम लोग ने foundation में भी किया होगा. Can you tell me company का term, the word company, उसका origin कहाँ से आया था? What was the word जिसका origin आया था? Come means what? Coming together, and panis means bread. So people earlier used to come together and discuss business over the bread, over dinner and food. Now obviously this is a primitive definition, but तुम्हें लग रहा है कि अभी इसका कोई relevance है? नहीं. अभी कंपनी का डेफिनेशन कौन से सेक्शन के अंदर दिया हुआ है? नाउ आई नीड यू ऑल टू अनम्यूट एंड टेल द सेक्शन नंबर्स. ठीक है, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ कंपनी इन विच सेक्शन? 220. Very good. Section 2, subsection 20. You all need to write it at the same time. Okay? Because now we are doing parts. Okay? Now, how many classes of companies are there in company law? कितने classes होते हैं? 1, 2, 3, 10. How many classes of companies are there? There are 3 classes of companies and they are private, public and OPC. क्या मुझे बोल सकते हो कौन से सेक्शन में दिया हुआ है? सेक्शन 3 सबसेक्शन 1 के अंदर दिया हुआ है कि देयर विल बी 3 क्लासेस ऑफ कंपनीज, ओपीसी, प्राइवेट एंड पब्लिक. चलो अब डेफिनेशन में जाएंगे. ओपीसी का मतलब क्या होता है, पब्लिक का क्या मतलब होता है, प्राइवेट का क्या मतलब होता है. ओपीसी का डेफिनेशन कौन से सेक्शन के अंदर दिया हुआ है? 62. सेक्शन 2 सबसेक्शन 62. वेरी गुड, यू नीड टू नो दिस बाय हार्ट. सेकंड, प्राइवेट कंपनी कौन से सेक्शन के अंदर दिया हुआ है? 68. 2 सबसेक्शन 68. वेरी गुड. और पब्लिक कंपनी कौन से सेक्शन में दिया हुआ है? 271. 2 सबसेक्शन 71. ओके, ग्रेट. नाउ ओपीसी के डेफिनेशन के अंदर क्या लिखा है? व्हाट इज अ 1 पर्सन कंपनी? सो 1 पर्सन कंपनी इज अ कंपनी विच हैज ओनली 1 मेंबर एज इट्स पर्सन, 1 पर्सन एज इट्स मेंबर. खत्म डेफिनेशन. फिर आता है प्राइवेट कंपनी. तो देखते क्या है प्राइवेट कंपनी, जैसे यहाँ पे बोला है 2 सबसेक्शन 68. सो प्राइवेट कंपनी के अंदर 3 चीजें बोली है. प्राइवेट कंपनी इज अ कंपनी विच रिस्ट्रिक्ट्स द ट्रांसफर ऑन शेयर्स. रिस्ट्रिक्शन होता है उनके ट्रांसफर ऑफ शेयर्स पे. सेकंड, देर आर मैक्सिमम 200 मेंबर्स. उसके प्रोविजो में लिखा है कि एम्प्लॉइज को 200 में नहीं गिनना चाहिए. एंड थर्ड, अ प्राइवेट कंपनी इज प्रोहिबिटेड टू मेक इन्विटेशंस टू पब्लिक एंड रेज मनी फ्रॉम पब्लिक. पब्लिक कंपनी क्या होती है? बहुत ही सिंपल है. A public company is a company which is not a private company, so it will become a public company. Public company में minimum 7 लोगों की जरूरत है और unlimited members हो सकते हैं. Next, 1 person company we've seen. 1 person company is a type of private company. तो private, so 1 person company is also a private company only. Okay. Now we are seeing the various characteristics of companies, features of companies. Very very basic. Superficially you can go, it's not very important, they cannot ask you in exam, it is too basic. ठीक है. Now let's see. और ये कहीं ना कहीं पहले भी आया होगा, यहाँ पे एकदम superficially दिया हुआ है. फीचर्स ऑफ कंपनी. सबसे इंपॉर्टेंट फीचर क्या है कंपनी का? कॉर्पोरेट पर्सनैलिटी. कॉर्पोरेट पर्सनैलिटी क्या होता है? सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस. द कंपनी इज डिफरेंट फ्रॉम इट्स मेंबर्स. ओके, सो एनी ट्रांजैक्शंस डन, इट विल बी डीम्ड दैट द कंपनी इज डूइंग and the company's properties are different. Company enters, it's a separate legal existence in the eyes of law, whereas members are different and companies different. Members assets are different and companies assets are different. ये corporate personality है. कौन से केस लॉ के अंदर इसको प्रोनाउंस किया था या इसके ऊपर एम्फेसिस डाले थे? इन Solomon versus Solomon. नेक्स्ट वॉज लिमिटेड लायबिलिटी. नाउ कंपनी का एक बहुत ही एसेंशियल फीचर है लिमिटेड लायबिलिटी. लायबिलिटी विल बी लिमिटेड टिल 2 थिंग्स. 2 टाइप की लायबिलिटी हो सकती है. फर्स्ट इज लिमिटेड बाय शेयर्स और लिमिटेड बाय गारंटी. ठीक है, अगर मैं बोल रहा हूं तुम लिमिटेड बाय शेयर्स हो तो योर लायबिलिटी विल बी लिमिटेड टिल दी, क्या लाइन है, अनपेड वैल्यू ऑफ शेयर्स. और अगर गारंटी कंपनी है जिसके अंदर एमओए के अंदर गारंटी कर रहे थोड़े लोग, ठीक है, हम लोग वाइंडिंग अप के टाइम पे इतना कंट्रीब्यूट कर देंगे, तो उनकी लायबिलिटी विल बी लिमिटेड टिल द अमाउंट गारंटीड एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप.
एंड नॉट बियॉन्ड दैट. ठीक है. नाउ टेल मी वन थिंग, अगर एक लिमिटेड कंपनी है उसके अंदर मैं मेंबर हूं तो मैं खुश हूं कि मेरी लायबिलिटी क्या होगी, लिमिटेड होगी. फ्रॉड करूं, गलत करूं, कुछ मेजर वायलेशंस करूं तो क्या मेरी लायबिलिटी, पर्सनल लायबिलिटी अनलिमिटेड कर सकते हैं वो लोग? आंसर इज यस. सो नो डाउट सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस, कॉर्पोरेट पर्सनैलिटी इज अ स्टैट्यूटरी प्रिविलेज. एक प्रिविलेज दिया हुआ है कि कंपनी अलग है फॉर लॉफुल पर्पज. whenever there is unlawful activities, whenever there is fraud, whenever they find that they are trying to evade the taxes, that time they will lift the corporate wheels to see who are the wrongdoers behind. तो यहाँ पे बोल रहे ठीक है नॉर्मल केसेस में लिमिटेड लायबिलिटी है, बट गड़बड़ करोगे तो तुम्हारी लायबिलिटी अनलिमिटेड कर सकते हैं. अगर तुमने कोई भी फ्रॉड किया है, टैक्स इवेट करने की कोशिश की है, अगर तुम खाली एक कंपनी बना रहे हो टू डिस्गाइज योर सेल्फ, इट वॉज जस्ट अ एजेंसी दैट यू आर डूइंग फॉर समवन एल्स. सोचो फॉर एग्जाम्पल मैं पैसा दे रहा हूं किसी को कि भाई तू बिजनेस कर, फेस तेरा आएगा, सब कुछ तेरा आएगा, पैसा मेरा होगा. ठीक है, तो वो भी गलत है. दिस इज लाइक बेनामी कंपनी दैट यू आर ट्राइंग टू होल्ड. और पब्लिक पॉलिसी, ऐसी कंपनीज को हम लोग अनलिमिटेड लायबिलिटी कर देंगे. एक दूसरा सिंपल फीचर है कंपनी का परपेचुअल सक्सेशन. द कंपनी में कम एंड गो बट द मेंबर्स में कम एंड गो बट द कंपनी लिव्स ऑन फॉर एवर. Clear? This is there. Now separate property, we've seen that the company's property will be different from the members' property. Transferability of shares, in both private and public company you can transfer the shares. A company can sue and be sued. ठीक है, तो these were the characteristics of companies. Just the heading you can read it once, not important from exam point of view. Now coming to what questions can they ask in the exam, and from here I could say the chapter really starts. फर्स्ट थिंग, व्हाट इज अ स्मॉल कंपनी? तुम मुझे बोलो एक स्मॉल कंपनी में बहुत बड़ा टर्नओवर, बहुत बड़ा पेड अप कैपिटल होगा या कम होगा? तो फ्रॉम द नेम इटसेल्फ क्या लगता है, बड़ी कंपनी होगी या छोटी कंपनी होगी? तो ये एक छोटी कंपनी होगी. तो छोटी किस बेसिस पे डिसाइड कर रहे हैं हम लोग? सबसे पहले पेड अप कैपिटल एंड टर्नओवर. अगर कंपनी का पेड अप कैपिटल अप टू 50 लाख है और टर्नओवर अप टू 2 करोड़ है, तो 50 लाख या 2 करोड़ तक है, पेड अप कैपिटल अप टू 50 लाख और टर्नओवर अप टू 2 करोड़ है, तो बोलेंगे आप छोटी कंपनी हो. ठीक है, तो क्या है इसमें छोटी कंपनी करके? व्हाट हैपेंस इज जे ईरानी ऑन बेसिस ऑन विच द कंपनीज एक्ट वाज फॉर्म्ड, उसमें बोला था कि भाई अगर आप अलग अलग, क्या अंबानी की कंपनी को, रिलायंस इंडस्ट्रीज को और एक छोटी कंपनी के ऊपर सेम कंप्लायंसेस डालने चाहिए? तो इट सेड नहीं, व्हाई शुडंट वी क्लासिफाई कंपनीज इनटू वेरियस साइजेस. आप स्मॉल कंपनी एंड अदर्स विल बी बिग कंपनीज. तो स्मॉल कंपनीज को थोड़े रिलैक्सेशंस, बेनिफिट्स दे सकते हैं. तो फर्स्ट वी हैव टू क्लासिफाई व्हाट इज स्मॉल. तो 50 lakhs, if they want this number they can increase it to 10 crores. Or turnover is normally they have given 2 crores, but if the government wants they can increase this amount of 2 crores to 100 crores. स्मॉल कंपनी के लिए. अब क्या रहता है, अगर एक छोटी कंपनी है तो उनको काफ़ी सारे बेनिफिट्स मिलते हैं. सबसे पहले बेनिफिट क्या मिलेगा उनको? फाइलिंग ऑफ रिटर्न्स के अंदर. मतलब ये है, नॉर्मली एनुअल रिटर्न किसको साइन करना चाहिए? हाउ मेनी पीपल्स आर रिक्वायर्ड टू साइन एनुअल रिटर्न? प्राइवेट कंपनी के अंदर किसकी साइन होनी चाहिए? डायरेक्टर है ना, एंड कंपनी सेक्रेटरी. तो तुम नोटिस करोगे अगर कंपनी सेक्रेटरी डिसाइड करे कि मुझे साइन नहीं करना है एनुअल रिटर्न, तो तुम फंस सकते हो. समझ में आया? नेक्स्ट, एक दूसरा क्या है इसमें, फाइलिंग ऑफ एनुअल रिटर्न्स. एनुअल रिटर्न्स में दे आर सेइंग दैट फॉर अ स्मॉल कंपनी अ कंपनी सेक्रेटरी और डायरेक्टर, एनी ऑफ देम कैन चूज टू साइन. समझ में आया? तो इसमें और है, इसमें एंड है. तो यही बेनिफिट है कि खाली एक जन भी ऑथराइज कर सकता है एनुअल रिटर्न. दूसरा है बोर्ड मीटिंग. क्या मुझे बोल सकते हो एक कंपनी को कितनी बोर्ड मीटिंग साल में रखनी पड़ेगी? 4 रखनी है. बट अगर एक स्मॉल कंपनी है तो उसको 4 बोर्ड मीटिंग नहीं रखनी है. कितनी रखनी है? 2 बोर्ड मीटिंग्स. वेरी गुड. और 2 बोर्ड मीटिंग्स के हाफ ईयरली, मतलब हर एवरी हाफ ईयर वो लोग एक बोर्ड मीटिंग रखेंगे. एंड द टाइम गैप शुड नॉट बी लेस देन 90 days बिटवीन दीज 2 मीटिंग्स. तो ये भी एक बेनिफिट है स्मॉल कंपनीज का.
इनके जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स रहते हैं उसमें एक कैश फ्लो स्टेटमेंट रहना पड़ता है, कितना कैश आया गया उसकी ज़रूरत नहीं है उनको अलग से देने के लिए. सो अ प्राइवेट कंपनी क्लासिफाइड एज अ स्मॉल कंपनी नीड नॉट प्रिपेयर कैश फ्लो स्टेटमेंट्स. रोटेशन ऑफ ऑडिटर्स. ना हम लोग ने ऑडिटर्स का भी चैप्टर देखे थे, उसमें क्या होता है, व्हाट डू यू मीन बाय रोटेशन? ऑडिटर्स को चेंज करना. ठीक है, तो तुमको सर्टेन कंपनीज हैव टू रोटेट देयर ऑडिटर्स. हर टाइम चेंज करना पड़ेगा, एक ही ऑडिटर को लाइफ टाइम तुम नहीं रख सकते हो. ठीक है, तो इसमें क्या होता है, स्मॉल कंपनीज नीड नॉट रोटेट देयर ऑडिटर्स. वो लोग एक ही ऑडिटर को लाइफ टाइम रख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है. वो ऑडिटर भी इंडिपेंडेंट है और ही इज ऑल्सो चार्टर्ड अकाउंटेंट, लाइबिलिटी भी उसकी रहेगी. तो जैसे ठीक है, चलो स्मॉल कंपनी में रोटेट चेंज करने की जरूरत नहीं है ऑडिटर को, नहीं तो नॉर्मली चेंज करना पड़ता है. ठीक है, नाउ कमिंग टू होल्डिंग कंपनी एंड सब्सिडरी. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. होल्डिंग एंड नीचे कौन सा होगा, सब्सिडरी कंपनी. अब देखते हैं होल्डिंग कंपनी का मीनिंग क्या है. होल्डिंग कंपनी इज अ कंपनी विच होल्ड्स majority shares or controls the BOD. It holds majority shares or has control over that other company, then it will be called as a holding company or the controlling company. और जिसके ऊपर कंट्रोल एक्सरसाइज किया जा रहा है उसको क्या बोलेंगे हम लोग, सब्सिडरी कंपनी. अब ये इसके अंदर तुम्हारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है सब्सिडरी कंपनी का डेफिनेशन अलॉन्ग विद द सेक्शन. सब्सिडरी कंपनी का, सी होल्डिंग कंपनी का डेफिनेशन बहुत ही सिंपल है, सेक्शन 2 सबसेक्शन 46 में दिया हुआ है. जबकि सब्सिडरी की डेफिनेशन ये तुमको बाहर आना चाहिए, सेक्शन 2 सबसेक्शन 87. अब सब्सिडरी कंपनी होती क्या है, सब्सिडरी कंपनी इज अ कंपनी इन विच द होल्डिंग कंपनी हैज majority shares of our company or controls the board of directors. So it either has more than half of the voting power or controls the BOD. अब बात आता है कंट्रोल. लेट्स सी कंट्रोल कैसे कर सकते हैं वो देखेंगे हम लोग, आगे आएगा. प्रोविजंस इन टर्म्स ऑफ कंपनीज एक्ट रिलेटिंग टू होल्डिंग कंपनी. कैन यू टेल मी, हम लोग ने अकाउंट्स किया था, ऑडिट किया था, होल्डिंग सब्सिडरी के ऊपर कोई एक्स्ट्रा कंप्लायंस आता है क्या? एक वर्ड है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स रिलेटेड, क्या बोलते हैं उसको, कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट. सो अ होल्डिंग कंपनी हैज टू गिव 2 काइंड्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. एक होता है स्टैंड अलोन, खुद का प्रेजेंट करेंगे कि भाई हमारा ये सीन है, और कंसोलिडेटेड भी देना पड़ेगा ऑफ द कंपनी एज वेल इट्स सब्सिडरी, इट्स एसोसिएट कंपनी, इट्स जॉइंट वेंचर, वो लोग के भी अकाउंट्स क्लब करके प्लेस करना पड़ेगा मीटिंग के अंदर. सो दैट इज कॉल्ड एज कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स भी प्रेजेंट करने पड़ेंगे. अगर एक से ज़्यादा सब्सिडरी है तो सभी सब्सिडरी का जॉइंट देना पड़ेगा तुम्हें, ऑफ ऑल सब्सिडरीज. सेपरेट भी देने पड़ेंगे उनको खुद के, और डिस्क्लोजर भी देना पड़ेगा. ठीक है, नाउ कमिंग टू सब्सिडरी कंपनी, आई टोल्ड यू ऑल द डेफिनेशन, सेक्शन 2 सबसेक्शन 87. नाउ वी हैड सीन 2 केसेस जिधर वो सब्सिडरी कंपनी हो सकती है. फर्स्ट इज व्हेन दे कंट्रोल मोर देन 50% मेजॉरिटी वोटिंग राइट्स. सेकेंड इज इफ they control the BOD. Now how would you control the BOD when I don't have voting rights? Make sense? एक तो I can have control if I have majority shares in your company, majority voting rights, तो मैं कंट्रोल कर सकता हूँ कंपनी को. अब तो मैं बोल रहा हूँ वो नहीं भी हो तो भी मैं BOD को कंट्रोल कर रहा हूँ. तो कंट्रोल कैसे हो गया, 51% स्टेक भी नहीं है मेरे पास, फिर भी बोर्ड को कंट्रोल कर रहा हूँ मैं, कैसे हो सकता है ये? सबसे पहले वेरी गुड. तो पहले कंट्रोल का डेफिनेशन जो दिया है वो है सेक्शन 2 सबसेक्शन 27 के अंदर. दे आर डिफाइनिंग व्हाट इज अ कंट्रोल. सो कंट्रोल बेसिकली मीन्स आई हैव अ राइट टू अपॉइंट मेजॉरिटी ऑफ द डायरेक्टर्स, आई हैव अ राइट टू मेक मेजॉरिटी पॉलिसी डिसीजंस. अब ये कैसे होगा? नाउ देखो, हम लोग की कंपनी ने किसी के पास से लोन लिया है, एज शी सेड करेक्टली, या फिर हम लोग ने इन्वेस्टमेंट्स लिए हैं. अब इन्वेस्टमेंट में स्टेक खाली दिया 10%,
खाली 10% शेयर किया हम लोग ने, बट उसके अंदर लिखा है कि वो हम लोग को मेजर पॉलिसी डिसीजन में ब्लॉक कर सकते हैं, वो लोग हमारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को अपॉइंट कर सकते हैं, वो लोग अब पैसा चाहिए तो हम लोग ने ये पावर्स दे दिए, ये कंट्रोल दे दिया हम लोग ने पैसे के लिए। समझ में आया? तो काफी बार इन्वेस्टर्स जो आते हैं ना 3% इन्वेस्टमेंट करेंगे, बट वो लोग बोलेंगे हम लोग को डायरेक्टर को अपॉइंट करने दो, हम लोग को ऑडिटर को अपॉइंट करने दो, हम लोग को ये चाहिए वो चाहिए। अब पैसा चाहिए तो वो लोग अपना कंट्रोल बांट सकते हैं, जब कंट्रोल बांटेंगे तो सब्सिडरी बन जाएगी। क्लियर है ना? These are some of the provisions, not that important. The one that I'm highlighting is that is important. Okay, all the others जो है, तो ये कंपनी, ये जो चैप्टर है उसके अंदर तुमको समझना है कि what is that name of the company you need to know, associate company का definition क्या है, all of that you need to know, all the other is generic. Now coming to associate company, another very very important. associate company क्या होता है? अगर मैं कोई भी कंपनी के अंदर 20% से ज़्यादा है तो आई विल हैव अ सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस इन दैट कंपनी, इट विल बी कॉल्ड एज अ एसोसिएट कंपनी। एसोसिएट मतलब फ्रेंड। तो अ कंपनी इन विच अनदर कंपनी होल्ड्स 20% और मोर, इट विल बी कॉल्ड एज एसोसिएट कंपनी। डेफिनेशन में क्या लिखा है? डेफिनेशन का सेक्शन किस में दिया है? सेक्शन 2 सबसेक्शन 6 के अंदर। उसमें क्या लिखा है? अ कंपनी इन विच द अदर कंपनी हैज अ सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस। तो एक सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है। अब सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस मतलब क्या? तो नीचे दिया हुआ है सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस वेयर इट हैज एटलीस्ट 20% ऑफ द वोटिंग पावर, कंट्रोल और पार्टिसिपेशन अंडर द अग्रीमेंट। क्लियर है ना? नाउ सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस में आई हैव 20% स्टेक, अब more than 20%, but it will be up to 50% only. क्यों? क्योंकि अगर मेरे पास एक कंपनी के पास में 20% है तो हम बोल देंगे हम लोग दोनों क्या हो गए? एसोसिएट। एक कंपनी, दो कंपनीज, दैट कंपनी इज होल्डिंग 30% स्टेक इन माई कंपनी, तो वो क्या हो गए? एसोसिएट। बट अगर 50% भी है तो हम लोग बोलेंगे वो हमारे एसोसिएट है। बट अगर 51% हो गया, मेजॉरिटी हो गया, तो क्या बोलेंगे उसको? एसोसिएट से नाम हटके क्या हो जाएगा? होल्डिंग कंपनी हो जाएगी। तो ये कैसे रहता है? जैसे स्टेक पे 20 to 50 एसोसिएट, सो लोग ने लिखा है एन सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस बट विच इज नॉट अ सब्सिडरी। ठीक है, तो अगर 51 से ज्यादा हो गया तो इट विल बिकम अ सब्सिडरी। देन दे हैव सेड कंट्रोल का डेफिनेशन वापस रिपीट किया है सेक्शन 2 सबसेक्शन 27 में। अब ये जो कंपनी रहते हैं इनको भी अपना कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स रिमेंबर, उसके अंदर तुमको ऑब्वियसली अपनी सब्सिडरी की भी डिटेल्स देनी है और अपनी एसोसिएट कंपनीज की भी डिटेल देनी है। तो एक कंपनी के अंदर मेरा 51% स्टेक है तो उसका भी अटैच करना पड़ेगा, दूसरी कंपनी के अंदर 20% है तो उसका भी अटैच करना पड़ेगा। तो अ कंपनी हैज to give a consolidated financial statements of the subsidiary as well as of the associate company. ठीक है? Then coming to inactive company. Inactive company क्या होती है? अभी तुम सोचो, अगर पहले इसका सेक्शन कौन सा है? सेक्शन 455। ठीक है? नाउ अगर मैं एक कंपनी बनाया फॉर अ फ्यूचर प्रोजेक्ट, फ्यूचर प्रोजेक्ट मैं अभी थोड़े टाइम तक बिजनेस नहीं करने वाला हूं, कंपनी बना के रख दी है, थोड़े टाइम बाद ऑपरेशंस और बिजनेस एक्टिविटीज चालू होगी। क्यों ऐसा? क्यों? तो मैं खुद आरओसी को बताऊंगा कि मैं कंपनी अभी बना रहा हूं, ऑपरेशन बाद में चालू होगा। तो आरओसी विल से ऐसा क्यों कर रहे हो? तो मैं बोल रहा हूं भाई नेचर ऑफ द बिजनेस समझो, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, इमीडिएटली चालू हो ही नहीं सकता है ऑपरेशंस। अभी खाली कंपनी बनी है, उस पर प्लॉट बन रहा है, कंस्ट्रक्शन हो रहा है, फिर बाद में करेंगे। बोले अच्छा ठीक है, आप तब तक इनएक्टिव रहोगे। मैं बोला ठीक है। सेकंड, हो सकता है कि मैंने कोई सॉफ्टवेयर लिया है, सॉफ्टवेयर अभी बीटा स्टेज में, कंपनी बना के रख दिया है, जब होगा तब कर लेंगे, तो 5 years तक मैं इनएक्टिव रह सकता हूँ। उसके बियॉन्ड गया तो आरओसी विल स्ट्राइक ऑफ द कंपनी सेइंग दैट वी कांट वेट फॉर सो मच टाइम, यू हैव टू गेट बैक इनटू एक्टिव। हम लोग ने इसके फॉर्म्स भी देखे थे। इसके फॉर्म्स कौन से थे? एमएससी 1, 2, 3, 4 एंड 5। ठीक है, एमएससी 1 में तुम अप्लाई करते हो टू गेट स्टेटस ऑफ एक्टिव कंपनी।
टू गेट द स्टेटस ऑफ डोरमेंट कंपनी. मुझे लग रहा है कि मैं कंपनी अभी डोरमेंट रहने वाली है थोड़े टाइम तक, तो आरओसी को पहले से ही बता देता हूँ, नहीं तो ऐसा ना बोले कि खोखा कंपनी है, शेल कंपनी है, चालू क्यों नहीं किया बिजनेस. मैं अप्लाई करूँगा तो मेरे को सर्टिफिकेट मिल जाएगा MSc 2 के अंदर ऑफ डोरमेंट कंपनी. ठीक है भाई, आप डोरमेंट रहना थोड़े टाइम तक. फिर वो बोलेंगे एक काम करो, रिटर्न जरूर फाइल करना. रिटर्न विल बी इन MSc 3. एप्लीकेशन फॉर अलॉटमेंट विल बी इन दिस एंड सर्टिफिकेट फॉर एक्टिव कंपनी विल बी इन MSc 5. यहाँ पे तुम्हें रिटर्न फाइल करने बोलेंगे और यहाँ पे तुम्हें सर्टिफिकेट मिलेगा. ओके, फॉर डोरमेंट कंपनी. यू कैन गो थ्रू दिस. वी हैव seen it. There is a separate chapter also in your last part. You can do it from there. Now coming to the last part, that is your government company. Now government company is defined under section 2 subsection 45, which means where the government is holding majority stake. Where the government is holding majority shares, the government could be central government, state government, or a combination of them. They will be called as, so we have ONGC, we have BHEL, okay, where government has majority stake. Now this is given. Now government company के जो main ये सब points है, but ये सब generally सबके लिए apply होता है. यहाँ से government company का auditor कौन appoint करेगा? In the auditors के chapter. अब ये जो after the topic they give you certain points, वो सर्टेन पॉइंट्स तुम जब कंपनी लॉ या दूसरे चैप्टर्स पढ़ोगे तुम्हें पता चलेगा बहुत ही जेनेरिक है कि ये सब तो गवर्नमेंट कंपनीज को करना ही पड़ेगा. हु अपॉइंट्स द ऑडिटर्स ऑफ अ गवर्नमेंट कंपनी? इट विल बी द CAG. क्लियर है ना? नाउ ऑल दिस डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ डायरेक्टर्स एंड ऑल ऑफ दैट विल बी इन लाइक हाउ व्हेन यू डू द चैप्टर्स ऑफ डायरेक्टर्स, सो दे जस्ट एड इट अप. ओके, एंड देन दे हैव गिवन यू द रिलैक्सेशंस. And then we are done with the chapter. Clear ना?